Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to revise chapter Biomolecules, which is the last chapter of your Organic Chemistry class 12th. मैं इसके नोट्स लेकर आई हूँ जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। और मतलब आज ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये पार्ट्स के अंदर है, ठीक है। तो जितना आज लेकर आई हूँ पहले हम उतना पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे पास इसकी हाईलाइट NCERT है, हम वो पढ़ेंगे। एंड देन हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स से कि ये है क्या। मतलब बायोमोलिक्यूल्स तो तुम्हें पता है यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स दैट कैन और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर द कंपाउंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, हम उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो भी सकता है और नहीं हो सकता। और फर्दर हाइड्रोलाइज पे ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस पे प्रोड्यूस करते हैं कुछ कंपाउंड्स को, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं वो आते हैं आपके सुक्रोज, वो आते हैं आपके सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, ठीक है। समझ आ गया मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दैट कैन और कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज द कंपाउंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस आल्सो प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस हुए हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि और सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। और जो तुम्हारे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, ओके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। हम ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ये तीन ऐसे हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है जो कि हाइड्रोलाइज हो गए ऑन 2 to 10 यूनिट्स के अंदर फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म करते हैं ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। एंड पॉलीसेक्राइड आता है मैनी यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट्स, ऐसे कंपाउंड जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे बहुत सारी यूनिट देते हूँ, जैसे स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लिए तीनों के। दोबारा देखो, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे क्या कहते हैं डेट कैन और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर द कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं वो है तुम्हारे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते वो है तुम्हारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। फिर हमने ऑन हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया। 3 तरीके के होते हैं हमारे पास, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है इसके अंदर आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, एग्जांपल में ग्लूकोज, राइबोज एंड गैलेक्टोज। ओलिगोसेक्राइड होता है जिसमें आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपको मिलती हैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड यानी कि बहुत सारी यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं वो दो से वो बहुत सारी, दो से नहीं मतलब वो बहुत सारी यूनिट्स हमें दे सकते हैं मोनोसेक्राइड की, ठीक है। एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ओके। सबसे पहले बात करते हैं अब हम मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं जो कि 2 to 10 यूनिट्स देते हैं ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस। बात करते हैं अगर हम सुक्रोज की, जो कि एक डाइसेक्राइड है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें C12H22O11, ठीक है। वो हीट पे हमें देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। ये हमारे क्या है? मोनोसेक्राइड है। यानी कि ओलिगोसेक्राइड का मतलब वो होता है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके हमें 2 या 2 से ज़्यादा और 10 से कम मोनोसेक्राइड दे सके, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास लैक्टोज हीट पे हमें देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड माल्टोज हमें हीट पे देता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। दोबारा देखो, मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि C6H12O6, ओके। ओलिगोसेक्राइड यानी कि जो 2 to 10 यूनिट दे सकती हैं ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि सुक्रोज यानी कि C12H22O11, ये हीट पे हमें दे सकती है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6, यानी कि एक तरीका क्या है? मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज हमारे हीट पे हमें देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, एंड माल्टोज की बात करें तो वो हमें हीट पे देता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ओके। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, यानी कि ऐसी शुगर जो कि टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग्स टेस्ट दोनों दे सकती हैं,
ठीक है, शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और पैलिंग्स रिएजेंट टेस्ट को रिड्यूस कर सके, वो हमारी होती है रिड्यूसिंग शुगर्स। और ऐसी शुगर्स जो कि इन दोनों टेस्ट को नहीं रिड्यूस कर पाती वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी MOP ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो है बेसिकली ये आपका मोनोसेक्राइड है, यानी कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, इसे हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और मॉलिक्यूलर मास 180 है अगर आपको पता हो तो। अब हम इसकी प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है कि हम सुक्रोज से यानी कि शुगर केन से इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। शुगर केन का मैंने फॉर्मूला बताया था C12H22O11, यानी कि ये क्या है आपकी शुगर है और इसमें क्या है डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया है और इसमें हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया है। और ये चीज़ शायद मैंने ऊपर भी बताई थी कि ये शुगर एक डाइसैक्राइड है और ये हीटिंग पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देती है। उसके बाद आता है, ये हो गया, उसके बाद स्टार्च यानी कि C6H10O5 सॉरी H10 C6H10O5 इंटू में N। अगर कोई बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो उसे अवॉइड करना प्लीज़। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है, PYQs के अंदर बहुत बार आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम स्टार्च से किस तरीके से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो जब हम स्टार्च को हीट करते हैं तो वो हमें देता है N नंबर ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। ओके, यानी दिस इज द कमर्शियल मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये कमर्शियल मैथड है ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। हम इसे एल्डोहेक्सोज इसीलिए कहते हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। ठीक है, हम इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे पता चलेगा। ये मोनोमर्स है यानी कि बहुत सारी लार्जर कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। मोनोमर्स ऑफ मैनी लॉन्गर कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। मैंने भी बताया था स्टार्च एंड सेलुलोज तुम्हारा क्या है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अर्थ पर पाया जाता है। आपकी बॉडी को चलाने के लिए भी ग्लूकोज एसेंशियल होता है। भाई ये डॉग की बार्क करने की आवाज़ आ रही है, इसे अवॉइड करना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ इस साउंड से। बात करते हैं एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले आता है ये ग्लूकोज का क्या, ये भी ग्लूकोज ही है। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं बता दूँ, ये भी ग्लूकोज ही है, ये भी ग्लूकोज ही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना, GLUCOS ग्लूकोज ही है। मेरा ध्यान ना साउंड पर है जो आ रहा है, इतना तेज़ी से मतलब इतना ज़्यादा लाउड हो रहा है ना, ये साफ सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, CHO ये भी तुम्हारा ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज को हमने HI के साथ रिएक्ट करा के हीट करा दिया जिसने हमें N-हेक्सेन दिया, यानी कि 7 कंपाउंड 7 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 सॉरी 6 कार्बन की चेन। ठीक है, N-हेक्सेन। उसके बाद आता है कि इसमें क्या है ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, लंबे टाइम तक हीट करने की वजह से वो हमें N-हेक्सेन यानी 6 कार्बन की चेन देता है। 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर। उसके बाद जब हम ग्लूकोज को NH2OH के साथ यानी कि हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें ऑक्साइम देता है। ऑक्साइम यानी कि CH डबल बॉन्ड N या और OH एंड CHOH4 और CH2OH। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि जब हम CHO को यानी कि ग्लूकोज को जब हम HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें साइनोहाइड्रिन देता है। ठीक है, याद रखना, जब हम उसे हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें ऑक्साइन देता है। जब हम उसे HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीट कराते हैं तो वो हमें 6 कार्बन की चेन देता है यानी कि N-हेक्सेन। और जब हम उसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें साइनोहाइड्रिन देता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है और ईल्ड करता है ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि इसने कंफर्म करा है द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की एल्डिहाइड ग्रुप इनके अंदर है। ठीक है, CHOH यानी कि ये जो ग्लूकोज है जब हम इसे Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं, तो ये हमें ग्लूकोनिक एसिड देता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करता है। ठीक है, जब हम मतलब दोबारा वही आता है ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज को एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी हमें कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। ठीक है, ये हमें कंफर्म करता है CH। मतलब भाई जो बच्चा बोर्ड के लिए इस लेक्चर को देख रहा है ना उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इनको याद करो, इन एविडेंसेस को, क्योंकि ये एविडेंसेस अगर आप इसे अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैंने अपने बोर्ड के लिए ये चैप्टर लिया था और मुझे उसके अंदर ये और ये पूछा गया था एंड दिस वन ऑल्सो, और आई थिंक एक बार ये भी था Br2 वाटर। कोई भी 4 रिएक्शन है, 4 एविडेंस मुझे लिखने थे ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए कि भाई ग्लूकोज को आप किस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब कहते हैं ना कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके। तो वो मुझसे पूछा गया था बोर्ड के प्रैक्टिकल में। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेक्चर फॉर बोर्ड्स तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी रिवीजन करें, लिख लिख के रिवीजन करें, लिख लिख के ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, बात करते हैं अब CHOH। एक मिनट को मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। सुन रहा है ना तो मैं साउंड कितनी तेज़ी से साउंड आ रहा है, सोचो मुझे कितनी इरिटेशन हो रही होगी।
कुछ बच्चों को तो बड़ा मजा आ रहा होगा इस लेक्चर में। ओके, तो जब हम ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसने हमें दिया एक तरफ साइक्रिक एसिड, ठीक है, एंड दूसरा हमें दिया ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि इसने कंफर्म करा है प्राइमरी OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बात करते हैं रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन वेयर एज। ओके, तो ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब ये हमें डी पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डी कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डी का मतलब होता है कि ये आपका हाइड्रोक्सी, यानी जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट कार्बन चेन, वो ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज दे रखा है। यहाँ पे ये जो लास्ट कार्बन है ये कायरल कहते हैं इसे, ठीक है, कायरल कार्बन, जहाँ पे कार्बन पे चारों ग्रुप पे, चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे CH2OH एक अलग ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से आपको बता के चलूँ तो CH2OH एक अलग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे OH लगा हुआ है एक बॉन्ड पे, ये आपका क्या है, C। पहली बात तो ये C है, ठीक है। एक ग्रुप ये रहा आपका, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप आपका ये रहा, तीसरा ग्रुप आपका ये रहा, और एक ग्रुप आपका ये रहा बड़ा सा। तो क्या आप मुझसे कह सकते हैं कि यार 1 2 3 4 चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो कार्बन आपको यहाँ दिख रहा है ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। इसे आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉजिटिव साइन है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, डी लगा रखा है। और ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है कि वो कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी पे भी मैं रीड कराऊंगी। उसके बाद आता है डी एंड एल आर यूज टू इंडिकेट। डी और एल जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लैबोरेटरी नेचर को शो करने के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर के डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लैबोरेटरी नेचर को शो करने के लिए डी एंड एल यूज किए जाते हैं। इट में ऑल्सो भी रिटन एज पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। हम उसे प्लस से और माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस यानी कि लैबोरेटरी। इट हैज नो रिलेशन विद द डी एंड एल। इसका डी और एल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे। जितना मैंने बता दिया है पहले हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग फटाफट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन की, भाई क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, होते क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ये तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। रुको मैं पेन चेंज करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट का ये तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है H2O एंड उसका होल मतलब ब्रैकेट में Y। ये तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट हो गया वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सबसे पहले हमने ग्लूकोज के अंदर फिट किया तो ये जनरल फॉर्मूला फिट हो गया, इसने हमें दिया C6H12O6, ठीक है। लेकिन जब हमने इसी सेम कंपाउंड को हमने एक एसिडिक एसिड के साथ फिक्स किया, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है तुम्हारा एसिडिक एसिड, कहाँ गया, एसिडिक एसिड के साथ यानी CH3COOH के साथ हमने जब इसे फिट किया तो इसने हमें दिया C2H2O2, ये हमें इसने दिया। जबकि ये तो कोई कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के लिए वैलिड ही नहीं रहा। मतलब इस फॉर्मूले में बोला गया था ना साफ साफ कि भाई ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट ड्राइव करने के लिए है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले ने सिर्फ ग्लूकोज पे अप्लाई किया, चलो ठीक है मान लिया कि ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसने एसिडिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट नहीं बताया। क्यों, जबकि एसिडिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो फिर इस फॉर्मूले में फिट होना चाहिए था। और राइमोस जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, वो इस डेफिनेशन के अंदर फिट ही नहीं हुआ, ठीक है, समझे तुम। एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH इस जनरल फॉर्मूले के अंदर फिट हो गया, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि राइमोस एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो इस जनरल फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत होगी कि भाई कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है कि किसी के पास कार्बन है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस करते हैं सच यूनिट्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोहाइड्रेट और मतलब कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं जिसे हम शुगर कहते हैं। शुगर जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल करी जाती है वो है सुक्रोज, और ऐसी शुगर जो कि दूध के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज, ठीक है। जो शुगर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है इज सुक्रोज एंड जो शुगर हमारे दूध के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं, जैसे ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, ठीक है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते और वो क्या सिंपल यूनिट देते हैं, जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड अभी हमें पता है जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमें पता है जो कि तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं, नेचर के अंदर पाए जाते हैं, समझे। उसके बाद बात करते हैं अपने ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड यानी कि ऐसा सैकेराइड जो कि मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोड्यूस यानी कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे हमें 2 to 10 यूनिट्स देता है, ठीक है, 2 to 10 यूनिट्स हमें देता है,
जिसे हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके आते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। एग्जांपल की बात करें सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें मॉलिक्यूल्स देता है ग्लूकोज के, और मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देता है। माल्टोज हमें 2 मॉलिक्यूल्स देता है ऑफ ओनली ग्लूकोज। करते हैं पॉलीसैकेराइड की। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि यील्डिंग पे और हाइड्रोलाइसिस पे हमें बहुत सारी यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देता है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स, ठीक है। इसके अंदर आते हैं कि पॉलीसैकेराइड टेस्ट के अंदर स्वीट नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें नॉन शुगर्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्दर मतलब मे बी क्लासीफाई है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फैलिंग और टॉलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, इनके सॉल्यूशन को, फैलिंग सॉल्यूशन टॉलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और ऐसे मोनोसैकेराइड जो कि एल्डोज और कीटोस, मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड, सॉरी ऑल मोनोसैकेराइड्स एल्डोज और कीटोस हमारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ मतलब ये तो चलो समझ आ गया रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स यानी कि जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिंग टेस्ट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सारे के सारे मोनोसैकेराइड जो हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ओके, मोनोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाई ऑन द कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इफ मोनोसैकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है तो हम उसे एल्डोस बोलेंगे, और अगर वो कीटोन ग्रुप कंटेन करता है तो हम उसे कीटोस बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है ट्रायोस, यानी कि अगर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसे बोलेंगे एल्डोट्रायोस, और अगर कीटो ग्रुप है तो कीटोट्रायोस। उसके बाद आता है हमारे पास टेट्रोस, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोस एंड कीटोन ग्रुप है तो कीटोटेट्रोस। फिर आता है पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस एंड कीटोहेप्टोस, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए हम इसे एल्डोहेक्सोस कहेंगे, और अगर फ्रक्टोज है इसके पास कीटो ग्रुप है तो हम इसे कीटोहेक्सोस बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज यानी कि केन शुगर जिसे हम कहते हैं, HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक मॉलिक्यूल्स देती है इक्वल अमाउंट में। इसकी रिएक्शन कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। यानी C12H22 और O11 हमें वाटर के साथ रिएक्ट करके और HCl और H2SO के साथ रिएक्ट करके वो हमें देती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग HI के साथ हीट करने पर ये हमें 6 कार्बन की चेन देते हैं विच इज एनहेक्सिन। अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पर डालेंगे तो वो हमें कार्बन की 6 चेन देंगी, प्रोलॉन्ग्ड 6 कार्बन चेन्स एंड हेक्सेन देंगे, यानी कि 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी स्ट्रेट चेन। This is your straight chain of 6 कार्बन, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। और ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। समझ में आया अब तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? उसके बाद देखो तुम, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद जब इन्होंने CHO को किसके साथ रिएक्ट कराया, NH2OH के साथ। जब इन्होंने रिएक्ट किया NH2OH क्या है तुम्हारा, NH2OH इज एन हाइड्रोक्सी अमाइन, ओके, हाइड्रोक्सी अमाइन। जब इन्होंने हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्ट कराया तो इसने हमें ये दिया, और जब हमने इसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया तो इसने हमें साइनोहाइड्रिन दिया, और ये क्या है, ऑक्साइन, ठीक है। Br2 के साथ ग्लूकोनिक एसिड बना है हमारा, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें ये कंपाउंड मिला है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सैक्रिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने के बाद भी हमें मिलता है सैक्रिक एसिड। समझ आ गया, ये तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड है और ये तुम्हारा सैक्रिक एसिड है। बात करते हैं ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसे हमने डी पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि डी रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिग्रेशन को और पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को, मॉलिक्यूल के डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को। डी एंड एल का कोई भी रिलेशन नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, ठीक है। डी और एल लेटर जो है ये रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन ऑफ पार्टिकल यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं ऑफ अ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिग्रेशन। आई बात समझ में? और अगर मैं तुम्हें बता के चलूँ तो ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज पेंटोज, ओके। तो यहाँ पे देखो, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, तुम्हारा जो ग्लूकोज है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन ग्लूकोज तुम्हारा स्टीफन्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद द NaHSO4। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे बोर्ड पर्सपेक्टिव के साथ भी और नीट पर्सपेक्टिव के साथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार कर लो। यानी कि मैंने क्या बोला है, देखो ये भी कर लो, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद CHO ग्रुप, ओके। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रुप नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि देखो आपके जो ग्लूकोज है ना उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन ये स्किफ टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज स्किफ टेस्ट नहीं देता है, और ना ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन के साथ कुछ भी फॉर्म करके कोई प्रोडक्ट देता है विद NaHSO3।
ठीक है, प्रोडक्ट विद, यानी कि ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO4, यानी कि ना तो ये स्किप टेस्ट देता है और ना ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है विद NaHSO4 के NaHSO3 के साथ। ठीक है, दूसरा पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, यानी कि यहाँ पे CHO ग्रुप की एब्सेंस है, CHO ग्रुप की एब्सेंस है, समझ आ गया। एंड लास्ट तुम्हारा क्या बोला गया है, लास्ट वाला तो भाई मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है तो हम यहीं से पढ़ लेते हैं, ये रहा। ग्लूकोज इज फाउंड इन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स, आपका जो ग्लूकोज है वो आपको 2 क्रिस्टल फॉर्म्स के अंदर मिलता है। ठीक है, 1 मिनट रुको यार, ग्लूकोज आपको 2 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स के अंदर दिखता है, विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन, वो किससे ऑब्टेन होती है, क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन होती है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 के, इसके ना MCQs भी आ सकते हैं। वाइल जो बीटा फॉर्म है वो आपकी ऑब्टेन होती है बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन एट 371। समझे कुछ, एक्वस 371, वाओ दिस इज सॉलिड, यानी 12.4 यार तुम्हारे लिए ना ये PPT रेडी करने में बहुत टाइम लगा है, ये जो लास्ट पेज वाली PPT है इसे रेडी करने में काफ़ी टाइम लगा है। तो भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ओके, 2 देती हैं यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा, और तुम्हारा अल्फ़ा क्रिस्टलाइजेशन से निकलता है, क्रिस्टलाइजेशन कितने उस पर टेम्परेचर पे 303 के पे, जबकि तुम्हारी जो बीटा फॉर्म है वो निकलती है तुम्हारी 371 पे। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, समझ आया मन तुम्हें क्या बोल दिया है। देखो आज के टॉपिक में इतना ही है, मैंने क्या बोला है कि भाई ग्लूकोज तुम्हारी 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर पाया जाता है, एक है तुम्हारी अल्फ़ा एंड दूसरी है तुम्हारी बीटा। ओके, एक है तुम्हारी अल्फ़ा और एक है भाई, ये बड़ा अच्छा मार्क है यार, एक है तुम्हारी भाई अल्फा, एक है तुम्हारी बीटा। अल्फा फॉर्म जो है ग्लूकोज की वो क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन होती है फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 के पर, और जो तुम्हारी बीटा फॉर्म है वो क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन होती है फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन से एट द 371। देखो ये तो तुम्हें पता है कि भाई ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म है वो ग्लूकोज से ऑब्टेन हो रही है 303 केल्विन पे, लेकिन जो बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की वो बीटा ग्लूकोज से नहीं ऑब्टेन हो रही है, वो तुम्हारी एक्वा सॉल्यूशन से ऑब्टेन हो रही है, एक्वा सॉल्यूशन से ऑब्टेन हो रही है जो कि सैचुरेटेड है, वो भी 371 केल्विन पे। सही, सिंपल 371 है, सिंपल 371 है, केल्विन है। ओके देखो केल्विन भी है तो यानी कि वो 371 केल्विन है। ओके, तो हम इसे थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं अच्छे से, बिल्कुल ये लो, दिस इज योर परफेक्ट, मतलब क्या बताऊँ मैं, सब क्या लग रहा है ये पेज तो, ठीक है। तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है खत्म। आज का टॉपिक इतना ही था, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। तो अगर तुम्हारे लिए ये नोट्स यूजफुल रहे हैं, तुम्हें समझ आया थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मुझे बताएं नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके इनको चिपकाने में कितना टाइम लगा है, मेरा कितना टाइम गया है, मैंने नोट्स बनाए हैं, देन आपको बताए हैं, देन मैंने NCERT भी हाईलाइट करी, क्योंकि बहुत से बच्चे NCERT पढ़ते ही नहीं है। बाकी का जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आऊँगी। होपफुली ये 3 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा।